यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका, गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक अहम खबर से जो आ रही है बागपत से। तांत्रिकों द्वारा परिवार से 22 लाख रुपए की ठगी और एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले की पैरवी करना बीजेपी के पूर्व जिला संयोजक को भारी पड़ा है। मामले की पैरवी करने पर विशेष संप्रदाय के लोगों ने तमंचों के बल पर हमला कर दिया और हमले का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हमला करने वाले लोगों को तमंचे के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने हमला करने वाले लोगों को तो पकड़ के वो साथ ले ही गई, लेकिन पीड़ित पक्ष के लोगों को पकड़ते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस अब आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो तांत्रिक की पैरवी करना नेताजी को महंगा पड़ा। बीजेपी नेता की किस तरह हो गई पिटाई, पिट गए बीजेपी के पूर्व जिला संयोजक और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तांत्रिक पर महिला से दुष्कर्म का भी आरोप लगा है और इस तांत्रिक की पैरवी करना बीजेपी नेता को भारी पड़ गया और किस तरीके से लोगों ने उनको पीटा, महिलाएं भी उसमें शामिल थी, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उधर अलीगढ़ कोर्ट परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब गैर समुदाय के युवक युवती वहां पर शादी करने के लिए पहुंच गए। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया और प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोर्ट परिसर के बाहर जब पुलिस उनको ले जाने लगी तो युवक युवती दोनों का ड्रामा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। युवती जहां अपने प्यार को पाने के लिए तरह तरह के डायलॉग्स बोल रही थी तो प्रेमी भी मजनू की तरह प्रेमिका के लिए जमीन पर लेट गया। लोगों से प्रेमिका को दिलाने की फरियाद करने लगा, लेकिन पुलिस दोनों को थाना सिविल लाइन ले आई। पुलिस ने युवक युवती के साथ कोर्ट परिसर में मारपीट करने पर अब कई लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया है। तो लोगों ने प्रेमी प्रेमिका को कोर्ट परिसर में किस तरीके से पीटा, ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये वो शख्स है जिसको युवक ने पीटा है। कोर्ट में शादी करने आए इस युवक की पिटाई कर दी गई। उधर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। आज सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए किसानों ने कहा कि एसएसपी एमएसपी पर सरकार से बात चल रही है, लेकिन हम तीनों कानून वापस करवा कर ही रहेंगे। किसान नेता ने यह भी कहा कि हम आंदोलन और तेज करेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद होगा, सभी टोल प्लाजा भी बंद करवाए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली आने वाले सभी रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे। तो लगातार 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है और उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि ये तीनों कानून सरकार वापस नहीं लेती तो आंदोलन और तेज होगा। 5 दिसंबर को सरकार के साथ एक बार फिर बैठक होने जा रही है किसान प्रतिनिधियों की। इससे पहले 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों से कोई नतीजा नहीं निकला। अब 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं तमाम किसान यूनियन मिलकर। भाकियू नेताओं ने यह आह्वान किया है। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भारतीय किसान यूनियन ने किया है। तो एक तरफ बॉर्डर सील होने के कारण, प्रदर्शन के कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, दूसरी तरफ किसान अपनी बात को लेकर आंदोलन और तेज करने जा रहे हैं। 5 दिसंबर को सरकार के साथ अगली बैठक होनी है किसान प्रतिनिधियों की और 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। और इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे 3 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त शक्ति सिंह हमारे साथ यूपी गेट से लाइव हैं। इसके अलावा हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा बॉर्डर से लाइव। सबसे पहले रुक करेंगे सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज, सबसे पहले बताइएगा कि वहां आप क्या देख पा रहे हैं, आने जाने वाले रास्तों को लेकर क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि लोग काफी परेशान हैं, खासतौर पर दिल्ली, यूपी, नोएडा, गाजियाबाद के बीच में जो कम्यूट करते हैं।
बिल्कुल देखिए आस्था, अगर रास्तों की अगर हम बात करें तो जो पूरा हाईवे है जो दिल्ली से करनाल की तरफ जाता है वो हाईवे दोनों तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। यानी कि जो किसान है करीब 5 से 6 किलोमीटर का जो एरिया है, जो रास्ता है, वहां पर बैठे हुए हैं। अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो हैं वो उन्होंने रास्तों में खड़ी की हुई हैं और दोनों तरफ से रास्ते को बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल और चंडीगढ़ की तरफ सफर करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो पुलिस ने भी आगे रास्ते को बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो पुलिस को कल ऐसा एक इनपुट मिल रहा था कि अगर जो कल बैठक हुई थी वो बैठक बेनतीजा रहती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि किसान उग्र हो जाएं और उसके बाद दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। तो पुलिस ने इस पूरे रास्ते को करीब 5 जगह पर पत्थर लगाकर रोक दिया है। इसके अलावा वहां पर पुलिस ने अपने जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो भी खड़ी कर दी हैं कि अगर किसान एक बैरिकेड को तोड़ते हैं, दूसरी बैरिकेड को तोड़ते हैं तो उनको दिल्ली में एंटर करने से रोका जा सके। ऐसा पुलिस ने 5 जगहों पर किया है और कल हमने तस्वीरें भी अपने चैनल पर दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं अभी किसानों का रुख जो है वो साफ हो चुका है। वो ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक तीनों बिल रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी एक मीटिंग हुई थी किसानों की आपस में, यही सिंघू बॉर्डर पर जो मीटिंग हुई थी वहां पर भी उन्होंने अपने रुख को साफ कर दिया है कि कल वो सरकार का पुतला दहन करेंगे। उसके अलावा 8 तारीख को भारत बंद का उन्होंने ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स बंद हैं उससे दिल्ली वासियों को बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इस बीच रुख स्पष्ट कर दिया है किसानों और उनकी यूनियनों ने कि ये जो आंदोलन है वो अभी आगे जारी रहेगा। बहरहाल इस बीच 5 दिसंबर को एक और बैठक होने जा रही है सरकार के प्रतिनिधियों और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में। रुख करते हैं बलराम पांडे का, चिल्ला बॉर्डर से लाइव हमारे साथ। बलराम, वहां से क्या अपडेट आपके पास है? किसान साफ कह चुके हैं उठेंगे नहीं, चाहे 26 जनवरी यही मनानी पड़े जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेगी सरकार। बिल्कुल आस्था, पिछले 9 दिनों से लगातार नोएडा और दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी साफ तौर से जो मांगे हैं उसको लेकर के उन्होंने सरकार को एक ज्ञापन भी दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वो सीमा से नहीं हटेंगे और लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन आज चिल्ला बॉर्डर पर धीरे धीरे जो किसानों का काफिला है वो पहुंच रहा है और अब सैकड़ों की तादाद में किसान चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है आस्था कि अब वो किसान पहुंच रहे हैं जिनके हाथों में लाठी और डंडे हैं। यानी उनका साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार तीसरी बार बातचीत में सफल नहीं होती है, यानी बातचीत का जो सिलसिला है वो सकारात्मक नहीं होता है और ये बातचीत भी विफल रहती है तो आगे वो दिल्ली कूच करेंगे। और प्रशासन अगर उन्हें रोकने बिल्कुल की बलराम, कोशिश किसानों ने रुख तो स्पष्ट कर दिया है और आपके पीछे से भी काफी नारेबाजी और शोर हमें सुनाई दे रहा है। किसानों के बीच में आप हैं, यदि उनसे आप पूछें क्या कहेंगे आप? दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। जब हमारे मन की बात नहीं होगी तो प्रधानमंत्री मन की बात करें हमसे। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा मैं दिल्ली रामलीला मैदान जाके रहूंगा। दिल्ली रामलीला मैदान जाना है, मुझे जाना है बिल्कुल अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, आप लोगों के हाथों में ये लाठी और डंडे क्यों हैं? डंडे है प्रशासन के लिए। अगर प्रशासन लाठी चलाता है तो हम भी लाठी चलाएंगे। पहली लाठी प्रशासन की होगी, अगली लाठी हमारी होगी। अब से कुछ देर में ही रोड को जाम कर दिया जाएगा और दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अभी यानी आप लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे? हाँ जी, दिल्ली के लिए कूच करेंगे और लेफ्ट से करेंगे। आप बताइए, आप क्या कहना? बिल्कुल, दिल्ली कूच का ऐलान हो चुका है। कई दिन से किसान यहाँ धरने पर बैठा, लेकिन सरकार, गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भानु प्रताप जी का आदेश है कि हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और प्रधानमंत्री आवास जाएंगे सीधे। आस्था, आप देख रही हैं कि जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं सबके हाथ में लाठी और डंडे हैं और लगातार उनका साफ तौर से कहना है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और अगर प्रशासन रोकने की कोशिश करता है तो वो दो हाथ करने को भी तैयार हैं। क्योंकि और ये जो बात कह रहे हैं बलराम, ये बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी जो किसानों के आंदोलन हमने देखे हैं उनमें कभी किसी कृषक को ये कहते नहीं सुना कि लाठी आएगी तो हम भी लाठी चलाएंगे, और लाठियों को तेल पिलाकर साथ लेकर आ रहे हैं। शक्ति सिंह यूपी बॉर्डर से हमारे साथ है। शक्ति, यहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, यहाँ की स्थिति बिल्कुल साफ है। किसानों ने ये तय कर दिया है कि हम दिल्ली जाकर ही रहेंगे और किसानों ने जो ऊपर का NH हाईवे है वो एक तरफ जाम भी कर दिया है। वहीं हमारे साथ राकेश टिकैत थे, ज्यादा जानकारी इनसे ही लेते हैं। 8 दिसंबर को सर एक आह्वान हुआ है भारत बंद का, कल 5 तारीख है और 5 तारीख को भी सरकार ने आपको आमंत्रित किया है। तो क्या नहीं लगता कि वहाँ पर जो आपके जो वार्तालाप है वो सफल होगी? बातचीत अपनी जगह है, बातचीत होती रहेगी। किसानों ने एक निर्णय लिया है
क्योंकि किसान भी पूर्ण रूप से गुस्से में है। चारों तरफ को तो बिल्कुल घूम फिरकर जो तमाम प्रतिनिधि और नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि बातचीत चलती रहेगी और उम्मीद है कि सकारात्मक नतीजा जल्द निकले। आप तीनों का शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। आगे बढ़ते, गुरुवार को सरकार के साथ हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसानों की जो आंदोलन है वो 9वें दिन भी लगातार जारी रहा, जिसके कारण लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी। आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर 9 पॉइंट पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। कुछ वैकल्पिक रास्ते दिल्ली में जाने के लिए हैं, लेकिन इन पर भी ट्रैफिक की स्थिति खराब है। हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर हजारों युवाओं के और बढ़ने की उम्मीद है। मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, नवाशहर, रोपड़, संगरूर और पटियाला से युवा बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों के साथ सरकार की एक बैठक कल यानी कि 5 दिसंबर को भी होने जा रही है। तो 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानून के खिलाफ देश के किसान अपना घर-बार और खेत खलिहान छोड़कर पिछले 9 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर जमे हुए हैं, जिसके चलते कई दिनों से खेतों में काम भी ठप पड़ा हुआ था। लेकिन अब किसानों के घरों की महिलाओं और बेटियों ने अपने पति और पिता की गैर मौजूदगी में खेतों में मोर्चा संभाल लिया है। ऐसी तस्वीरें आज पश्चिमी यूपी के कई जिलों से सामने आई, जहां महिलाएं और युवतियां खुद खेतों में फसल की कटाई से लेकर खेतों की जुताई के काम में लगी हुई हैं। दरअसल आंदोलन के कारण पिछले 9 दिनों से खेतों में कामकाज बंद पड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए अब किसानों के घरों की महिलाओं ने खुद खेती का काम संभाल लिया है। तो सड़क पर डटे हैं किसान, परिवार के सभी पुरुष और खेतों में मोर्चा संभाल रही हैं महिलाएं। फसलों की कटाई से लेकर जुताई से लेकर सारा काम घर की महिलाएं और बेटियां मिलकर कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनावों में जीत का परचम लहराया, बल्कि उत्तर के बाद दक्षिण भारत में भाजपा ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी। आज तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आए, जिसमें मजबूत मानी जाने वाली टीआरएस, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और भाजपा दूसरे स्थान पर बनी हुई है। अब तक नतीजों में टीआरएस 52 सीटों पर, ओवैसी की पार्टी 41 सीटों पर और भाजपा 42 सीटों पर आगे चल रही है। यह जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें मिल पाई हैं। दरअसल हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में इस बार भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का बयान दिया था और माना जा रहा है कि सीएम योगी के भाषण और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के धुआंधार प्रचार के बाद हैदराबाद के चुनाव में माहौल भाजपा के पक्ष में होता चला गया। तो प्रदेश में हुए 6 सीटों पर शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट पर जीत मिली। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं। मुरादाबाद बरेली खंड शिक्षक सीट पर भाजपा के हरि सिंह ढिल्लों ने जब विजय हासिल की तो उनके समर्थकों का जोश देखने लायक था। अपनी जीत से उत्साहित हरि सिंह ढिल्लों ने इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनके द्वारा किए गए कार्यों को दिया है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर पहली बार उत्तर प्रदेश में शिक्षक चुनाव में उतरी है, उस मुद्दों को सभी गुरुजनों ने, सभी आम जनता ने उसको समर्थन देने का काम किया है। उनका मैं कोटम कोट आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहली बार शिक्षक एमएलसी चुनाव में 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 4 में से 3 सीटों पर जीत मिली है। बरेली मुरादाबाद सीट पर भाजपा के हरि सिंह ढिल्लों जीते हैं। इसके अलावा लखनऊ खंड शिक्षक सीट पर भाजपा के उमेश द्विवेदी और मेरठ के खंड शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा ने जीत हासिल की है। बाकी सीटों पर वाराणसी में सपा के लाल बिहारी यादव और गोरखपुर फैजाबाद सीट पर निर्दलीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जीत की हैट्रिक लगाई है।
जबकि आगरा खंड सीट पर निर्दलीय आकाश अग्रवाल जीते हैं। देखिए, इसके लिए मेरे पूरे 12 जिलों के जो वित्तीय शिक्षक हैं उन्होंने पूरा एकजुट होकर मुझे मतदान किया। उसी के वजह से हम इतनी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सके हैं। कितने मतों से जीते हैं आप? लगभग हम जो 2200 मतों से जीते हैं हम। आपका मुझे 6690 मत मिले हैं। इन शिक्षक खंड MLC चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर मेरठ सीट पर हुआ है, जहां का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के ओम प्रकाश शर्मा चुनाव हार गए। 48 सालों के बाद बीजेपी ने उनका वर्चस्व तोड़ा है, यानी शिक्षक MLC चुनाव में भी भाजपा की बल्ले बल्ले हो गई है। ABP गंगा के लिए आगरा से पंकज और वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। सीएम योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गीडा यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी न केवल नवनिर्मित उद्योग भवन का लोकार्पण करने पहुंचे, बल्कि उद्योगपतियों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। इस दौरान सीएम ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में निवेश का बेहतर माहौल है, बड़े उद्योगों के लिए बहुत अवसर है। सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रही है। दुनिया के अंदर निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत बन रहा है। भारत में उत्तर प्रदेश बन रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर स्थानीय स्तर पर हम इन सब बातों पर समय रहते विचार नहीं करेंगे तो फिर हम विकास की प्रक्रिया से बहुत पीछे छूट जाएंगे। पूरा देश भी और पूरी दुनिया वर्तमान में कोविड-19 से जूझ रही है और कोविड-19 के इस कालखंड में हमारे सामने जहां संक्रमण का खतरा और उसकी चुनौती थी, वही कोविड-19 ने हम सबको तकनीक के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरित किया कि संक्रमण को रोकते हुए कैसे हम विकास की प्रक्रिया के साथ ही औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ा सके। उस बढ़ाने के क्रम में ही गीडा ने भी और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी एक बेहतरीन प्रयास अपने स्तर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया है और मुझे लगता है कि आज एक उद्योग भवन उसका एक मिसाल है। मैं इसके लिए सबसे पहले चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो गीडा के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए। इसमें उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने एक बार फिर राम मंदिर निर्माण का श्रेय जनता को दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चुनौती आपके व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन की हो सकती है, राष्ट्रीय जीवन की भी हो सकती है। इन सब में आपकी क्या भूमिका होगी, इसका सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। विद्यालय के आदरणीय आचार्यों के मार्गदर्शन में संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी बैठ जाए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में शूटिंग करने की इजाजत मांगी है। हाल ही में अक्षय कुमार ने सीएम योगी से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे हाईटेक फिल्म सिटी पर चर्चा हुई थी। और अब अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु की शूटिंग अयोध्या में करने की अनुमति मांगी है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार इस फिल्म को अयोध्या के रियल लोकेशंस पर शूट करना चाहते हैं। मुंबई दौरे पर उन्होंने फिल्म जगत की मशहूर हस्तियों के साथ बैठक की और यूपी में जो फिल्म सिटी बन रही है उस पर चर्चा की। अक्षय कुमार ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुंबई में मुलाकात की थी और अब ये बात सामने आ रही है कि अक्षय कुमार ने इस मुलाकात के दौरान अपनी आगामी फिल्म राम सेतु के बारे में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की।
अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो अयोध्या में इस पिक्चर की शूटिंग करना चाहते हैं, जिस पर उस समय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति भी दे दी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अक्षय कुमार के अलावा कंगना रनौत ने भी कुछ समय पहले ये कहा था कि अयोध्या पर वो जो फिल्म बनाएंगी अपराजित अयोध्या, उसकी भी शूटिंग वो अयोध्या में करना चाहती हैं। इसके अलावा प्रहलाद निहलानी भी अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए अयोध्या जाने पर विचार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है 2017 में सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने अयोध्या का विकास किया है, वहां तमाम नई योजनाएं शुरू की हैं, उसके बाद फिल्म सिटी को लेकर सरकार जो तैयारी कर रही है, उसने फिल्म निर्माता और निर्देशकों को यूपी की ओर आकर्षित किया है और अब अयोध्या में बहुत सारे लोग जाकर फिल्म निर्माण करना चाह रहे हैं। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब मिर्जापुर से एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। एक शख्स प्लेटफॉर्म से निकली गाड़ी में सामान फेंक कर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बाद में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। इस रेलवे प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म से निकलने वाली इस गाड़ी को जरा थोड़ी देर तक देखते रहिए। गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगती है और थोड़ी ही देर में एक शख्स अपने माथे पर सामान लिए दौड़ता आता है। वह एक बोगी के अंदर अपना सामान फेंकता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो दिल को दहला देने वाला है। चलती गाड़ी से उस शख्स का पैर फिसल जाता है और वो प्लेटफॉर्म से गिर जाता है और गाड़ी तेज रफ्तार में निकलने लगती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो भी इस दृश्य को देखता है उसकी तरफ दौड़ता है। वो शख्स प्लेटफॉर्म पर नीचे लटका हुआ है और ट्रैक पर गाड़ी जा रही है। कई लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। इन्हीं में आरपीएफ का जवान धर्मेंद्र मिश्रा भी है, जिन्होंने इस शख्स को मजबूती से पकड़े रखा। करीब 72 सेकंड तक वह शख्स मौत से सामना करता रहा। आखिरकार आरपीएफ के जवान और बाकी अन्य लोग उसे तब छोड़ते हैं जब गाड़ी ट्रक से गुजर जाती है। शख्स राहत की सांस लेता है, मानो जिंदगी मिल गई दोबारा। ऐन वक्त पर लोग दौड़कर नहीं आते तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, इसलिए कहते हैं चलती ट्रेन में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही चलती ट्रेन से उतरना चाहिए। दुर्घटना से देर भली। एबीपी गंगा के लिए मिर्जापुर से अनुज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। नमस्कार।